Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am here with the last lecture of chapter number 1. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोनिंग को. आइए हम क्लोनिंग को एक एनिमेशन से समझते हैं. Yes, my dear students, look at this animation. It is a sheep. और हम क्या कर रहे हैं कि इस शीप में आपको दिखा रहे हैं ये ओवरीज, और यू नो वेरी वेल कि ओवरीज क्या कर रही हैं, रिडक्शनल डिवीजन मींस मायोसिस और मियोसिस, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, और के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एग. अब चूंकि रिडक्शनल डिवीजन हुई है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मेरे पास 1 है. अब देखिए हम कर क्या रहे हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर शीप के मिल्क ग्लैंड में से, या जिसे मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, उसमें से हमने एक सेल लिया, और इस सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, 2n. तो मैंने इस पर्टिकुलर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस को यहां से रिमूव किया और उसे उठा के एग में डाल रहा हूं. देखिए मैं, जहां से मैंने उसका 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस रिमूव कर दिया. अब ये मेरे पास एक ऐसा क्या बन गया है, एग, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मल बॉडी से लिया गया है. राइट, इसमें माइटोसिस हुई है, इसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं आई, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई. तो अब ये एक ऐसा जाइगोट बन गया है जिसके अंदर मियोसिस नहीं हुई. राइट, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन. जब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो इस पर्टिकुलर जाइगोट को देखिए अब क्या कर रहा है, बिल्कुल ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्टेन करते ही इट इज स्टार्टिंग डिवीजन, इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया. देखिए पहले 2 सेल बने, फिर अब ये 4 सेल बन गए, और इवेंचुअली आफ्टर पासिंग द टाइम ये वाला जाइगोट आफ्टर प्लेसिंग इन द वॉर्म ऑफ अनदर शीप किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनटू अनदर शीप. ठीक है, अब आप देखें इस पर्टिकुलर शीप को कि ये वाली शीप बिल्कुल डिटो कॉपी है किसकी, उस शीप की कि जिसके मेमरी ग्लैंड में से मैंने ये वाला सेल लिया था. राइट, तो ये क्लोनिंग है जिसमें हमने नॉर्मल बॉडी सेल को यूज किया, तो कहलाएगी क्या, सोमैटिक क्लोनिंग. लेकिन अब इस एनिमेशन के अगले पार्ट को देखें. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस, कि इसमें मैंने एक स्पर्म को लिया और इसको मैंने एग से मिला दिया, और मिलाने के बाद हम लोगों के पास क्या ऑब्टेन हो गया, सारा जाइगोट. अब क्या हो रहा है कि ये जाइगोट अब पहुंचा है 2 सेल स्टेज पर. देखिए मैंने क्या, मैंने एक लंबा सा बाल लिया और इस लंबे से बाल को लेकर मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे उस पॉइंट पे रखा जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं, मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे. और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको खींचूंगा, लुक एट दिस, तो क्या होगा, ये दोनों सेल दूसरे सेपरेट हो जाएंगे. अगर ये दोनों सेल इकट्ठे रहते तो इससे एक शीप बनती या एक इंडिविजुअल बनता, जो भी है. अब चूंकि दोनों सेल सेपरेट हो गए हैं तो ये 2 इंडिविजुअल बनेंगे. अगले फेज में देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों सेल्स को फिर उसी प्रोसेस से गुजारा है. अब मैंने क्या बना ली है, 4 सेल. अगर ये 4 सेल जुड़े हुए रहते तो एक ही इंडिविजुअल बनता, लेकिन चूंकि ये चारों सेल्स क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई. चारों सेल्स क्या हो गए स्टूडेंट, सेपरेट हो गए, बट स्टिल दे आर इक्वली कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स. तो इससे 4 इंडिविजुअल्स बनेंगे. ये वाला काम मैं 16 सेल तक कर सकता हूं. तो एक वक्त में मैं एक पर्टिकुलर जाइगोट से 2 सेम इंडिविजुअल बना सकता हूं, 4 आइडेंटिकल्स भी बना सकता हूं, 8 आइडेंटिकल्स भी बना सकता हूं, और 16 आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स भी बना सकता हूं. लेकिन चूंकि इस वाले केस में मैंने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई और उसके बाद मैंने जाइगोट बनवाया, तो इसलिए कहलाएगी जाइगोटिक क्लोनिंग. राइट, आई होप आफ्टर लुकिंग दिस एनिमेशन यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि सोमैटिक क्लोनिंग में और जाइगोटिक क्लोनिंग में क्या फर्क होता है. राइट, सो लेट्स मूव टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑन व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. अगर आप लोग जो गुज़श्ता सेंचुरी गुजरी हमारे पास, मींस 1970s 1960s की बात करें, अगर लोग आप लोगों से बोलते थे व्हाट 20th सेंचुरी, आप लोग उस पर्टिकुलर 20th सेंचुरी को अगर देखें तो आप लोग उसे सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्री कह सकते हैं, बिकॉज के इस पर्टिकुलर दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई. राइट,
बेतहाशा इंडस्ट्रीज लगी और ऐसे डिवाइसेस बने, ऐसी मशीनें बनी जिसने इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। नो डाउट एट ऑल कि उसने हमारे रहने सहने के तरीके को या हमारे स्टैंडर्ड को शायद आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। आई रियली सल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिजल्ट में बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस हुआ, वेस्ट। हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वेस्ट मेरे पास आया स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वेस्ट की बहुत सारी टाइप्स है, इसलिए मैंने 2-3 लगा दी। इट वॉज बेसिकली अफेक्टिंग लाइफ। ये लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। ये लाइफ मेरी एयर में भी हो सकती थी, ये लाइफ मेरी सॉइल में भी हो सकती थी, ये लाइफ फ्रेश वाटर में भी हो सकती थी, और ये लाइफ ओशंस में मीन मेरीन वाटर में भी हो सकती थी। यानी कि इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की वजह से हर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ, हर लेयर ऑफ लाइफ पे जिंदगी अफेक्ट हो रही थी, चाहे वो पानी था, चाहे वो मिट्टी थी, चाहे वो हवा थी। अब बीइंग बायोलॉजिस्ट हमारा काम क्या था? बिकॉज वी लव द लाइफ, हमारा कंसर्न ये है कि वी वॉन्ट टू हैव फैसिलिटीज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। हम चाहते हैं कि फैसिलिटीज भी मिलती रहें और लाइफ अपनी पूरी स्विंग के साथ भी चलती रहे। तो इस पर्पस के लिए हमने सबसे पहला काम ये दिया कि हमने उनको अवेयरनेस दी कि आपकी किसी एक्टिविटी का किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ पे कितना अच्छा या बुरा असर हो सकता है। अवेयरनेस दी हमने उनको। उनमें से बहुत से ऐसे लोगों ने हमारी इस कॉल को या इस सिवियरिटी को समझा, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरीके से कोलैबोरेट किया और उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके एनवायरमेंट में फेंकना शुरू कर दिया। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज इंडस्ट्रियलिस्ट who are doing well for the humanity and other form of life. हमने सिर्फ उनको अवेयरनेस ही नहीं दी, बल्कि हमने उनको ऐसे टूल्स दिए कि जिसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर वेस्ट के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते थे। राइट, हमने डिफरेंट किस्म के टूल्स दिए। अब जो टूल्स थे वो एबायोटिक लेवल पे भी काम कर रहे थे और बायोटिक लेवल पे भी काम कर रहे थे। राइट, मिसाल के तौर पे अगर कोई इंडस्ट्री कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही है तो मैं ये बताऊंगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर आप O2 बढ़ा दे थोड़ी सी तो वो CO2 बन जाएगी जो कि लेस टॉक्सिक होगी। सो हेंस प्रोवाइडेड देम द टूल्स, जिस वजह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल वेस्ट की क्वांटिटी को क्या कर लिया, हमने कम कर लिया। प्लस अब और आगे चले तो हम लोगों ने उन्हें बायोलॉजिकल टूल्स भी दिए। बायोलॉजिकल टूल्स दिए, बायो रेमेडिएशन। इसका मतलब मेरे पास ये है कि मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को इस्तेमाल कर रहा हूं टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्लांट की टाइप है, उससे हम बोलते हैं एल्गी। मेरे ख्याल आप लोग पढ़ के आए होंगे डेफिनेटली। दे आर वेरी वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स लाइक जिंक, लाइक कॉपर, लाइक आर्सेनिक, like mercury, like chromium, etc. हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसे हम बोलते हैं अटेंडरी, मीन्स जिसमें हम लोग लेदर को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसमें क्रोमियम बहुत यूज होता है और कुसुर के इलाके में बहुत ज्यादा ऐसी चमड़ा साजी की सनत मीन्स अटेंडरीज लगी हुई है। तो अटेंडरीज में यूज होने वाला क्रोमियम एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहा था। तो हम लोगों ने उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को लिया और उसके अंदर ऐसे हमने ऑर्गेनिज्म डाल जो सेलेक्टिवली क्रोमियम को एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं और वो सारी की सारी वेस्ट को एनवायरमेंट में फेंक रहे हैं। उसको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स दो कि उन वेस्ट को एब्जॉर्ब करके हमारे वाटर्स को, हमारी सॉइल को, हमारी एयर्स को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। उनमें से इसके अलावा बैक्टीरिया भी इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया हैं, दे आर इक्वली कैपेबल of absorbing these heavy metals from the environment and saving it. लेकिन इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग एनवायरमेंट को खराब ही ना होने दें। अगर हम एनवायरमेंट को खराब नहीं होने देना चाहते
तो उनमें से एक और चीज भी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब मेरे पास ये है कि मैंने दरख्त काट दिए, राइट, मैं दरख्त काट दिए। अब दरख्त काटने का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? जाहिर है हमें है, बिकॉज यू नो कि जो ट्रीज हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं कि ट्रीज आर लंग्स ऑफ नेचर। ये तो कुदरत के, हमारी जमीन के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, राइट। और अगर मैं किसी बंदे की बॉडी में से लंग्स को निकाल दूं तो डू यू थिंक कि वो सर्वाइव कर सकता है? तो डेफिनेटली नॉट, पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी बंदे के लंग्स निकालूं और वो बंदा सर्वाइव कर सकता हो। तो इमेजिन हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर मैं दुनिया में से सारे दरख्त निकाल दूं तो फिर हमारी जमीन जिंदा रह सकती है। परवीन अगर का मुझे बहुत सा शेर याद आ रहा है कि कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। यानी कि मैं जो कॉन्सेप्ट को देना चाह रहा हूं इस शेर के थ्रू वो ये है कि जब मैं एक दरख्त को काटता हूं तो मैं बहुत से एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट भी छीन लेता हूं, राइट। तो बहुत से जो पौधे और इस तरह की चीजें हैं वो बहुत से ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह भी होती। जब इसकी मिसाल ऐसी कि मैं आपका घर छीन लूं तो आप लोगों को कितना बुरा लगेगा। तो सेम इज द केस विद दीज ऑर्गेनिजम्स, जिन लोगों के वहां पे रहने की जगह होती है, जिनका फूड सोर्स, जब मैं उसको काटता हूं तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं परवीन सागर का शेर कि कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो होता ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस तरह बहुत से ऐसे परिंदे, बहुत से ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ जो दरख्त से एसोसिएटेड थी, वो क्या हो जाएगी, ऐसा खत्म हो जाएगी। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स कि जिनका नंबर हैबिटेट के या किसी वजह से बहुत कम होता चला जा रहा है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो रही हैं। यानी कि उनका नंबर दुनिया में इतना कम है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया में से खत्म हो रही हैं। और टाइम विल कम, इट मे बी हाफ सेंचुरी और इवन अर्लियर देन इट, कि उनकी जो स्पीशीज है वो दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो हम उसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, राइट। यानी कि वो वाले जानदार जो दुनिया में अब आपको बिल्कुल नजर नहीं आते, खत्म हो गए हैं, उनके दुनिया में दोबारा आने का कोई चांस नहीं है, कोई वे नहीं, उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। बेस्ट एग्जांपल इज डायनासोर्स, राइट। तो एंडेंजर्ड क्या हैं, जो अब हैं हमारे पास, बहुत कम रह गई हैं, और टाइम विल कम जबकि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब जहां तक आपकी बुक का लास्ट पेज है उसमें इन्होंने पाकिस्तान के बारे में, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है, और जो कुछ लिखा है सॉरी टू से वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। यानी कि आप लोग अपनी किसी भी लेयर को स्टडी कर लें, चाहे आप लोग अपने मेरीन वाटर को स्टडी कर लें, अपने फ्रेश वाटर में आप रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स, डिचेस, किसी चीज को स्टडी कर लें, फुल ऑफ कंटेमिनेशन। शायद इसका नुकसान आपको नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों के फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में जितनी फॉर्म ऑफ लाइफ थी सारी मर रही। हाँ, इससे एक लॉस जरूर हो सकता है कि वो वाली फिश जो आप लोग पहले अपने फ्रेश वाटर से ऑब्टेन कर रहे थे वो खत्म हो रही है। यानी कि यू आर लूजिंग वन वेरी बिग सोर्स ऑफ फूड बाय कंटेमिनेटिंग योर रिवर्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से मैं बात यह कर रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। आप कोई दख्तिया लगा सकते हैं, आप अपने घर के पानी को किसी तरीके से ठीक करके एनवायरमेंट में फेंक सकते हैं, वो आप कम से कम कुछ नहीं कुछ तो लोगों को बता सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि कैसे हमारे इलाकों का पानी हमारे रिवर्स के अंदर कहाँ कहाँ शामिल हो रहा है, उनके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। आज नहीं बोलेंगे तो कल पछताएंगे, राइट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, योर कंट्री, योर प्रोविंस, बिकॉज इन फैक्ट ये पूरी अर्थ ही आप लोगों का घर है। अगर आप इसे साफ रखेंगे तो आपके अंदर वाली नस्लें भी अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारा करेंगी। सो अगेन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगेन आई ऑलवेज से take very good care of your great parents, always respect them,